राकेश त्रिपाठी जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए देखिए, मुझे लगता है कि शुरू में 60-60 सेकंड में सबको दे देती हूँ। अपने अपनी पार्टी, अपने अपने गठबंधन की तरफ से अपना पक्ष रखिए। कैसे है ये भ्रष्टाचार पर आर पार, जब दूसरी तरफ दूसरी पार्टियों के आरोपी आपकी पार्टी में आ जाते हैं और उन पर एक भी रेड उसके बाद नहीं होती, फिर कैसे ये एक ईमानदार लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ? देखिए अंजना जी, याद करिए 2014 के पूर्व का समय है कि पूरा देश किस तरह से भ्रष्टाचार में लगातार गोते लगा रहा था। रोज नए नए भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहे थे और पूरी देश में राजनीति को लेकर के एक ऐसी नकारात्मकता फैल गई थी, एक निराशा के भंवर में देश जा रहा था। लेकिन तब नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा ना कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो ये मोदी की गारंटी लोगों के दिल तक सीधा असर की है और पहली बार ये परिपाटी बदलती हुई दिखाई दी है, जिसमें पहले हुआ करता था कि तुम मेरे वाले को बचाओ, मैं तुम्हारे वाले को बचाऊंगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कोई कितना भी बड़ा हो, अगर जनता से उसने उसके खजाने को लूटने का काम किया है, जनता की खजाने लूट करके अपनी तिजोरी भरने का काम किया है, तो उसको लौटाना ही पड़ेगा। ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की आज लगातार कार्रवाइयों से बौखलाहट है पूरे विपक्ष में और इसी बौखलाहट में ये अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। प्रयास किया था राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में, राफेल मुद्दा लेकर के आए थे, लेकिन राफेल करते करते राहुल खुद फेल हो गए। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के जनता की अदालत तक मुंह खाए हैं, लेकिन फिर भी इस बार अडानी चिल्लाने लगे। अडानी करते करते नानी के घर तक जाएंगे। सच ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक निष्कलंक जीवन बिताने का काम किया है। आज भ्रष्टाचार का कोई आरोप नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर नहीं है। जो न खाऊंगा न खाने दूंगा कहा था, वो करके दिखाया है और इसी वजह से आज ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्रवाई के जद में आ रहे लोग बहुत पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, परेशान हैं और तरह तरह के गठबंधन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अजय उपाध्याय जी, अब आपकी बारी है और आपसे सवाल यह है, जैसे उनसे मैंने पूछा कि भ्रष्टाचार के कई आरोपी दिखे जब मंच सजा था इसी दिल्ली के रामलीला मैदान में, तो सवाल यह उठा कि लालू प्रसाद यादव से लेकर सोनिया गांधी के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहने वाले अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ आप लोगों ने हाथ मिला लिया है। पीएम कह रहे हैं भ्रष्टाचारी बचाओ रैली थी, क्या गलत है? देखिए, जब मोदी जी भ्रष्टाचारी की बात करते हैं, भ्रष्टाचारियों को सजा देने की, सबक सिखाने की बात करते हैं, तो वाकई अब जनता को हंसी आती है जब से इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाला हुआ है और लगभग 8200 करोड़ रुपए का भाजपा ने घोटाला किया है। दुर्भाग्य से जो अपने को सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली भाजपा है, प्रधानमंत्री जी ने अपने करतूतों से इतनी बड़ी पार्टी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया और भ्रष्टाचार के कारण जो है आज वो मुंह दिखाने के लायक उनके करकर्ता नहीं है। जब भी बात करते हैं महोदय, तो मुझे तो लगता है आजकल टेलीप्रॉम्प्टर जो प्रधानमंत्री जी का है, वो स्क्रिप्ट वही पुराना चल रहा है। किसी को बताना चाहिए स्क्रिप्ट उनका चेंज हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। वो वाली कहावत सुनी है ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली भाजपा कार्यालय, आजकल वो नया जुमला चला है पीएम साहब के साथ। जहां तक बात यदि भ्रष्टाचार पर ईमानदारी से कार्रवाई करने की बात होती, तो जिस तरह से पाप धो योजना प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, सबने देखा है क्या हाल है भाई। जो आया वॉशिंग मशीन ऑटो मोड पर आ जाता है, सीबीआई, ईडी और आईटी जो है सतर्क हो जाता है। जब गला फाड़ के नाटकीय अंदाज में प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचारियों के बारे में बोलते हैं, तो सबको याद जनार्दन रेड्डी से लेकर के नवीन जिंदल से लेकर के और सारे जो लोग आए हैं भाजपा में, और भाजपा वाले भी डर जाते हैं। उनको लगता है कि अब कोई बड़ा नेता आ रहा है और वो मेरे हक को खाएगा और वो जो है हमें दरी बिछानी पड़ेगी। और जिसके विरुद्ध में हमने चक्की पिसिंग किया था, सारे जगह झूठ का जाल फैलाया था, आज जो है वो हमारे सिर पर बैठ करके जो है कहीं ना कहीं बोलेगा। राजीव रंजन जी, सच्चाई। उन्होंने एक लाइन कही कि 100 चूहे खा के बीजेपी ऑफिस चले। वो कह रहे हैं कि जितने आरोपी होते हैं उन सबको तो बीजेपी शामिल कर लेती है अपने साथ, फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे है ये लड़ाई? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के पहले क्या जिस समय ये साथ थे उस समय उन्हें भ्रष्टाचारी मानते थे? तो उस समय तो ये भ्रष्टाचारी नहीं मानते थे। उनके साथ आज भी जो लोग हैं उनमें अनेक लोगों के खिलाफ बहुत सारे मामले हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हाल में मैं किसी मतलब प्रिंट मीडिया के किसी अखबार का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो भी चीजें छपी है, एक बात बिल्कुल साफ है कि आपके पास अनेक विकल्प हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि एजेंसीज ने कोताही बरती है, कुछ को क्लीन चिट दे दिया है, कुछ को क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया गया है, तो फिर आपके पास न्यायालय के विकल्प खुले। लेकिन केवल आरोप लगा करके जो आपके खिलाफ है आरोप, उनके बराबर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने की आपकी अगर कोशिश है, तो प्रधानमंत्री जी ने देश की राजनीति में एक बड़ा फर्क लाने का काम किया है। आज लोग उनकी बात सुनते हैं, उस पर भरोसा करते हैं।
और ये इसलिए संभव हो पाया है कि उन्होंने जो कुछ भी फैसले लिए, चाहे वो कैश ट्रांसफर का फैसला हो या जो आर्थिक अपराध को लेकर जो कार्रवाइयां हुई, उनसे बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं जो वो बोलते हैं उसको करते हैं। और इसीलिए भ्रष्टाचार को लेकर जो यूपीए की सरकार के 10 साल के कारनामे, सीएजी की रिपोर्ट से लेकर तमाम जो चीजें हैं वो पब्लिक डोमेन में, उनसे मुकर पाना इनके लिए आसान नहीं होगा है, क्योंकि इतने बड़े आरोप लगते रहे हैं। इसीलिए इनकी बात पर कोई भरोसा करने के लिए तैयार है। राजेश गुप्ता जी, क्या लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर और चुनौती नहीं है आप लोगों के लिए? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आप देखिए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चौकीदार को लेकर पिछली बार भी इनकी पार्टी ने एक नारा दिया था जो कि एक पीएम के लिए अशोभनीय माना गया। रफाल सौदे पर कुछ असर नहीं हुआ, बीजेपी की सीटें बढ़ गई, वो 303 पर। कोई भी ऐसा आरोप उन पर टिकता नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुद्दे पर आपकी पार्टी घेर रही है मौजूदा सरकार को, लेकिन आपको लगता है उसका असर होगा? आपका सबसे बड़ा चैलेंज है पीएम और उनकी लोकप्रियता, और इसीलिए आपकी पार्टी तो खुलकर बचती है पीएम पर सीधी टिप्पणी करने से। सही नहीं कह रही हूं? अंजना जी, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है इस देश के संविधान को बचाना। आपने कहा कि पिछली बार भी उन पे आरोप लगे, राफेल के लगे, लेकिन वो फिर भी वो जीत गए। लेकिन जीत और हार हमेशा ये नहीं मान लेना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है सही हो रहा है। नहीं तो मेरे भाजपा के मित्र मान लेंगे कि लगातार कांग्रेस जीतती रही, इंदिरा गांधी इमरजेंसी की जीत के बाद भी इमरजेंसी के बाद भी जीत गई, तो ये तो नहीं माना जाएगा कि वो सब कुछ ठीक कर रही थी। तो ऐसा हम नहीं मानते। आपने कहा कि लीडरशिप का जो सवाल है, मेरा ये मानना है कि मोदी जी को तो बहुत बड़ी पार्टी मिली थी, बहुत बड़ा आरएसएस का समर्थन मिला था, लेकिन केजरीवाल जी ने तो बिल्कुल जीरो से खड़ी करके एक पार्टी खड़ी करी। 10 सालों में राष्ट्रीय पार्टी बना ली, 2 बड़े बड़े स्टेट्स में सरकार है, एक स्टेट में 3 बार सरकार आई है और एमसीडी तक में भाजपा को हरा दिया। तो लीडरशिप का क्राइसिस अगर कहीं है तो कम से कम हमारे यहाँ तो नहीं है। हमारे यहाँ तो एकदम क्लियर है कि अरविंद केजरीवाल हमारे नेता है, और मुझे लगता है कि अब बहुत सारे लोग और भी बहुत उम्मीदों के साथ उनको देख रहे हैं। ठीक है, एक काउंटर क्वेश्चन है सर आपसे, क्योंकि चूंकि आपने मुख्यमंत्री जी पर टिप्पणी की है और मुख्यमंत्री जेल में है, अब आप जनता के साथ क्या ये अन्याय नहीं है? ये सवाल मैं आपसे पलटकर इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि सबसे बड़ी जो लड़ाई अभी चल रही है वो अरविंद केजरीवाल पर ही एक्शन की वजह से चल रही है ना। पीएम कहते हैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, जेल में है, जेल से कहते हैं सरकार चलाएंगे। कैसा प्रेसिडेंस है ये डेमोक्रेसी में? कल से किसी भी नेता पर आरोप लगेगा, वो इस्तीफा क्यों देगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया था। एक प्रेसिडेंस बन रहा है ना। अंजना जी, जब भाजपा में मोदी जी ये कहते हैं कि किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं, तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। उनका मतलब है कि हर भ्रष्टाचारी को पकड़ पकड़ के भाजपा के अंदर ले आऊंगा। आपके सामने बहुत सारे, चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे अजीत पवार हो, बहुत सारे ऐसे नाम है जिनको उन्होंने पकड़ा, अपनी पार्टी में ले आए और वॉशिंग मशीन में डाला और साफ हो गए। दूसरी बात, आपने कहा क्या दिल्ली की जनता के साथ में ये अन्याय है? मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन ये अन्याय कौन कर रहा है? दिल्ली के दुलारे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, जिसको 3 बार दिल्ली की जनता ने जिताया और फिर एमसीडी में जिताया, उसके ऊपर निराधार आरोप लगा के बंद कर दिया जाता है। अरे तो निराधार तो जज तय करेंगे ना गुप्ता जी। गुप्ता जी, आपने देखा संजय सिंह जी को बेल मिली ना, ऐसे ही अगर उन्हें बेल मिल जाएगी बाहर आ जाएंगे, है ना? बेल मिलेगी तो आ जाएंगे बाहर। धीरेन्द्र कुमार जी, अब आपकी बारी, चूंकि 2 सवाल हो गए, आपने लंबा बोल लिया। धीरेन्द्र कुमार जी, अब आपकी बारी है। कैसे ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है? सबसे बड़ी बात जो कही जाती है वो यही है कि आरोपियों को आप अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं और परिवारवाद पर हमला होता है। सर, अपनी पार्टी को ही आप देख लीजिए, 1 फैमिली पॉलिटिक्स, प्राइवेट लिमिटेड। अंजना जी, सबसे पहले तो ये आपने 2 सवाल किए, एक एक करके मैं जवाब देना चाहता हूं। 2019 में भी ये मुद्दा को चस्पाने का प्रयास किया था भ्रष्टाचार का, और कारण क्या है कि 2 सरकारें, अंजना जी आपने ठीक कहा, कांग्रेस की 2 सरकारें भ्रष्टाचार के मुद्दे पे गई। इनको लगता है कि सबसे सरल तरीका है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा को चिपा दो, जनता इसको मान लेगी। लेकिन वो उसके लिए क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि इतनी कि जो बोल रहा है उसका विश्वसनीयता कितना है। आज भारत के अंदर में आप देख लीजिए कि मोदी जी के या हमारे एनडीए गठबंधन के जितने भी नेता हैं, उनके ऊपर में भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे, वो पिट जाएंगे। 2019 में आपने कहा सीटें बढ़ी हैं, 2024 में फिर वही घिसी पिटी, नेता भी घिसा पिटा, मुद्दे भी घिसे पिटे। उसको लेकर के ये चुनाव में जा रहे हैं, और इनफैक्ट मैं तो कई जगहों पे घूम भी रहा हूँ, सारे लोग घूम रहे हैं, ये कहीं से मुद्दा है ही नहीं इलेक्ट्रल बॉन्ड का।
बल्कि सिनेमा में जो विलेन का जो हाल होता है, अभी हालत वही हो गई है इन लोगों की। अगर एक एक करके कार्रवाई हो रही है और हम तो कहते हैं कि हाँ हमारे पास है वॉशिंग मशीन, हमारे पास है पाउडर, अगर है नहीं तो धो कैसे रहे एक एक करके। यही सी वॉशिंग पाउडर का नतीजा है कि आप लोग आज एक एक करके ईडी गठबंधन बना लिए हैं भ्रष्टाचार से बचने के लिए। और देश के लोगों को आप चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर, यही केजरीवाल जी, अंजना जी याद करिए कि 10,000 रुपए में लोगों के साथ खाना खाते थे और खिलाते थे। पैसा कलेक्शन का वहां से काम स्टार्ट किया। क्या उस समय ये दिखाए थे क्या इनकम टैक्स में कि हमने खाने से इतना पैसा लिया? अगर इसको हमारे गठबंधन में हमारी पार्टी के नेता ने और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं बैंकों के थ्रू मैं चंदा लेता हूं, तो क्या गुनाह किया उन्होंने? सब कुछ व्हाइट है, लेकिन जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं ये लोग। उसके बाद जब इनको 100 करोड़ देने की बात आई तो साथ में शराब भी खोल दिया खाने के बाद में। तो भ्रष्टाचार का आलम इनका ये है। हमारे नेता लड़ रहे हैं, हमारा गठबंधन लड़ रहा है अब की बार 400 पार, और इन लोगों की हालत है कि अब की बार बेड़ा पार। और आप तो एक कदम और बोल रही है कि अब की बार हर घर बार। इस तरह का राजनीति अगर आप लोग करेंगे तो देश की जनता जान रही है। इसलिए इस बार इन लोग बेड़ा पार का नारा लगा रहे हैं। देखिए अंजना जी, मैं बता रहा हूं कि 60-70 सीटों में ये पूरा जो ईडी के डर से बना इंडी गठबंधन है उसका यही हश्र होने वाला है।